Hello everybody, welcome you all. This video is on long run production function return to scale. So first of all, we will try to understand what is the difference between scale and proportion. Proportion का मतलब short run production function से है. For example, to produce uh, 1 unit of a good, it needs 1 unit of capital and 2 units of labor L. That is, the scale of production is 1k plus 2l. If the producer want to increase the production from 1p to 2p, for this the factors of production need to be increased. In short run, अल्पकाल में all the factors of production are not variable. सभी फैक्टर्स को हम बढ़ा नहीं सकते हैं. सो अ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज ओनली वेरिएबल फैक्टर्स. वो कुछ ही फैक्टर्स को बढ़ा सकता है. और प्रोडक्शन कीपिंग द अदर फैक्टर्स फिक्स, जबकि अन्य फैक्टर कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे. दस द न्यू प्रोपोर्शन इज, तो उत्पादन को अगर उसको डबल करना है, 2p करना है 1p से, तो फैक्टर कैपिटल को तो नहीं बढ़ा सकता, तो लेबर को कितना कर सकता है, 4 कर देंगे. यानी अपनी प्रोपोर्शन को पहले 1:2 का था, 1:2, अब भी हम कर देंगे 1:4 का. तो प्रोपोर्शन को हमने चेंज किया. जबकि स्केल का कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन से है. इन लॉन्ग रन producers have enough time to increase all the factors of production. Thus, for increase in production, they can increase the size of the firm. In long run, no factor of production remain fixed. Here, they can increase the scale of production. वो यहाँ पे अपने production के scale को बढ़ा सकता है. For doubling his production from 1 to p, the producer can increase both the factors by same proportion. तो ध्यान देने वाली चीज ये है, यहाँ पे स्केल में लॉन्ग टर्म में हम किसको बढ़ाते हैं, दोनों को बढ़ाते हैं. अपने अनुपात को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, चौगुना करेंगे. ठीक, तो इस तरह से हम दोनों को बढ़ाते हैं. देखें आप, 1k इज इक्वल टू 2l बराबर 1p था, जो यहाँ भी था. अब शॉर्ट रन में बढ़ाने के लिए हमने सिर्फ लेबर को बढ़ाया, कैपिटल को फिक्स रखा. जबकि यहाँ हम दोनों को बढ़ाएंगे, तो इसको हमने 2k कर दिया, इसी को हमने दुगना करना है, तो फैक्टर को सीधे से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दुगना फैक्टर जो है प्रोडक्शन का हो जाएगा उत्पादन डबल करने के लिए. So always remember, the law of returns and law of returns to scale are the two different things. दोनों अलग अलग चीजें हैं. इनकी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, और इस टेबल में देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल को समझाने के लिए प्रोडक्शन लेवल है 1 2 3 4 5 4 तक हमने प्रोडक्शन लेवल यूनिट्स में हमने रखे हैं. शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में उत्पादन को बढ़ाने के लिए देखिए, यानी 1 यूनिट जब प्रोड्यूस करनी थी तो लेबर 1 और कैपिटल 1 और लेबर 2 था. ठीक है, तो प्रोपोर्शन हो गया, फैक्टर्स का प्रोपोर्शन 1:2. अब शॉर्ट रन में हमने अगर 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो कैपिटल तो फैक्टर हमारा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि ये फिक्स फैक्टर है. शॉर्ट रन में हम कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते, नई मशीन नहीं ला सकते. तो लेबर को हम बढ़ाएंगे, हमने लेबर को 4 कर दिया. अब नया प्रोपोर्शन अनुपात कितना हो गया, 1:4 का, किसके लिए, 2 यूनिट्स के लिए. सिमिलरली हमने और अगर 3 करना है तो हम इसको फिर बढ़ाएंगे, एंड द प्रोपोर्शन बिकम्स 1:6. और अगर हमने इसको बढ़ाया तो ये 1:8 का हो जाता है प्रोपोर्शन के लिए. अब लॉन्ग रन में इसी प्रोपोर्शन को, इसी प्रोडक्शन लेवल को अचीव करने के लिए देखिए, स्टार्ट में तो जो स्केल था वो 1:2 का था, 1:2 का. ठीक है, फिर हमने प्रोडक्शन को हमने डबल करना है, एक हिसाब से 1 से हमने 2 में प्रोडक्शन को ला रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपने फैक्टर्स को भी डबल किए. यहाँ लॉन्ग रन में हमने कैपिटल को भी इंक्रीज किया, और लॉन्ग रन में हमने लेबर को भी इंक्रीज किया, तो 2:4 का हो गया. इसी तरह फिर हमने इसको तिगुना कर दिया, फिर हमने चौगुना कर दिया, तो 4:8. तो इन अनुपात को अगर हम 1:2, तो 1:2 ही रहेगा. इसको हम छोटा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1:2. फिर ये भी वैसे हो जाएगा 1:2, और ये भी 1:2. तो आपने देखा, जैसे शॉर्ट रन में तो ये जो आपके प्रोपोर्शन थे, अनुपात था, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम. यानी शॉर्ट रन में अनुपात बदल के हम उत्पादन को बदलेंगे, जबकि लॉन्ग रन में हम अपने स्केल को हम क्या करते हैं, दुगुना तिगुना चौगुना
इससे हम उस हिसाब से बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो अनुपात है, प्रोपोर्शन है, वो कैसा रहता है 1:2। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्थिर है। हमने सिर्फ इन अनुपातों के उसको बढ़ाया, अनुपातों को बढ़ाया, यानी कि अनुपातिक चेंज किया हमने, प्रोपोर्शनल चेंज किया अपने प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, साधनों को के अनुपात को स्थिर रखकर उत्पादन के सब साधनों में अनुपातिक वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। तो लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, साधनों के अनुपात को स्थिर रखकर उनमें अनुपातिक चेंज करते हैं। ठीक है, 1:2 से हमने चेंज करके 2:4, जबकि अनुपात कैसा है, स्थिर है। ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में इस तरह से हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। स्केल का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात से होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि स्केल में हम जितने भी फैक्टर्स हैं सब में परिवर्तन करते हैं, जिससे उत्पादन में परिवर्तन होता है। जबकि प्रोपोर्शन का संबंध शॉर्ट टर्म से है, इसमें कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों में परिवर्तन करके अनुपात में परिवर्तन करते हैं। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अनुपात में परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। देखिए यहाँ इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला वाला पार्ट जो है, पहला वाला जो पार्ट है ये वाला, ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है, यानी अनुपात से। इसमें आप देख सकते हो ये आपका एक्स एक्स में फैक्टर एक्स को दिखा रहे हैं हम, और इसमें फैक्टर वाई को दिखा रहे हैं। ये हमने जो है फैक्टर वाई स्थिर है, और जबकि वेरिएबल किसको कर रखा है, फैक्टर एक्स को हमने वेरिएबल वेरी कर रखा है। ठीक है ना, तो उत्पादन में ये आपका आइसोकोंट कर्व या सम उत्पाद वक्र आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। पहले में 100 यूनिट था, दूसरे में 200, फिर 300। अगर हमें जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर y तो सिर्फ इतना है, ये कांस्टेंट है, हम बढ़ाते जा रहे हैं। फैक्टर x को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पहले इतना यूज हो रहा था, अब इतना यूज हो रहा है, फिर इतना यूज हो रहा है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 में तक सपोज दैट इतनी अमाउंट में था, 200 अगर यूनिट का प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल तो फिक्स है, लेबर फिर हम इतना लेबर यूज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, और अगर इसको हम 300 पे ले जाना है तो हमें और लेबर बढ़ाने होंगे। तो यानी कि लेबर अब हम यहाँ तक का लेबर यूज करेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट रन में क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक फैक्टर को बढ़ाते हैं, यानी कि चेंज इन फैक्टर प्रोडक्शन को हम चेंज करते हैं। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये पैमाना रेखा है बिल्कुल स्थिर, 45 डिग्री से होते हुए जाएगी मूल बिंदु से ये, और इसमें फैक्टर x है और इसमें फैक्टर y है, और दोनों फैक्टर लॉन्ग टर्म में वेरिएबल हैं। जब हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे तो ये प्रोपोर्शन था फैक्टर x और y का। हमने 200 किया तो फैक्टर y को भी बढ़ाया, फैक्टर x को भी, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो हम 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 300 अगर प्रोड्यूस करने हैं तो फर्दर हम अपने x को भी बढ़ाएंगे और y को भी बढ़ाएंगे, दोनों फैक्टर्स को हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह यहाँ हम जो चेंज कर रहे हैं वो स्केल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चेंज इन स्केल को दिखा रहा है और ये चेंज इन प्रोपोर्शन को दिखा रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं हम। तो जब हम अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाते हैं, तो पैमाने को बढ़ाने से, स्केल को बढ़ाने से प्रोडक्शन की 3 स्थितियां होती हैं। जो पहली स्टेज होगी, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, थर्ड हो जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे जैसे हम अपने स्केल को बढ़ाएंगे उससे मिलने वाला जो रिटर्न होगा, पहला तो स्केल के संदर्भ में बढ़ता हुआ होगा, दूसरा स्केल और जो रिटर्न है वो कांस्टेंट होंगे, तीसरी स्टेज में जो रिटर्न होगा वो डिमिनिशिंग होने लग जाएगा, जितना हम स्केल को बढ़ा रहे हैं, स्केल में जो चेंज है उसकी अपेक्षा कम होने लग जाएगा। अब देखिए हम इनके स्टेज को देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पहली अवस्था होती है यह। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर इसका मतलब ये है कि अगर हम फैक्टर को, अगर हम अपने दोनों फैक्टर्स को, यानी दोनों जितने भी फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, उनको अगर 10% से इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट में जो चेंज है, जो इंक्रीज है, वो 10 से ज़्यादा होता है, 15 का होता है। यानी कि चेंज जिस प्रोपोर्शन से हम फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, आउटपुट में उससे ज़्यादा का चेंज होता है, तो उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। यानी कि जो हमारे फैक्टर्स की चेंज की वजह से जो आउटपुट में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक,
तो इसमें देख सकते हो लेबर, हमने इस एक्स में लेबर को रखा है, इसमें वाई को रखा है, ये पैमाना रेखा हो गया। ठीक, तो हम अपने जैसे जैसे अनुपात को बढ़ा रहे हैं, ये हमने दोनों को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया, तो हम 100 में थे, फिर और बढ़ाया हमने, फिर हम जो है 200 में पहुंच गए, फिर 300 में पहुंच गए। इस तरह से जैसे हम बढ़ाते हैं तो उत्पादन हमारा क्या होता है, बढ़ते हुए जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितना हम फैक्टर से परसेंट से जितना चेंज करेंगे आउटपुट में, उससे ज़्यादा का चेंज होगा तो वो इंक्रीजिंग स्टेज होगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसे होने की वजह एक तो प्रोडक्शन इकोनॉमीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बड़े लेवल पे उत्पादन करते हैं तो हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और अगर हम बल्क में रॉ मटेरियल को खरीदेंगे तो हो सकता है हमको उसमें डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम जब बड़े स्केल पे हम खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा कम कीमत में मिल जाता है, और अगर हम रिटेल में अगर बहुत कम अगर खरीदेंगे तो हमें महंगी कीमतों में वो मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन इकोनॉमीज हो जाएगा। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनकी जो है डिविजिबिलिटी यानी कि छोटे हिस्सों में जिनको हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है या एक मशीन है जो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है, अगर हम पहले उसमें 50 यूनिट या 60 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो इसकी जो कॉस्ट होगी ज़्यादा होगी। अगर हम इसको फुल ऑप्टिमम कॉस्ट पे अगर यूज करेंगे, 100 पे यूज करेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कम हो जाएगी। पहले एक दिन में 50 यूनिट ही कर रहे थे हम, अब चूंकि अगर डिमांड ज़्यादा हो गई मार्केट में तो हमने इसकी ऑप्टिमम जो कैपेसिटी है 100 यूनिट्स की उनको प्रोड्यूस करेंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, यानी कि उत्पादन बढ़ने लग जाएगा। तीसरा है इंक्रीज इन प्लांट साइज। तो जैसे प्लांट साइज में वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। बड़े बड़े मशीनों से अगर बड़े उससे हम काम करते हैं तो उत्पादन जो है उसका ज़्यादा हमको मिलने लग जाता है। तो ये कुछ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की क्या है, वजह है, किन की वजह से जो है रिटर्न बढ़ता हुआ प्राप्त होता है हमें। फिर आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज यानी कि स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। जो रिटर्न है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि फैक्टर्स में इंक्रीज, अगर सपोज दैट हम 12% से इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट में भी जो चेंज है, जो इंक्रीज है, वो 12% ही होता है। तो यानी कि जितना हम फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं एग्जैक्टली उतना ही चेंज जो है आउटपुट में भी होता है, तो इसको हम कांस्टेंट रिटर्न की स्टेज कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जितना चेंज हम फैक्टर्स में कर रहे हैं उतना ही चेंज क्या होगा, आउटपुट में भी होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रिटर्न, यानी ए से बी तक जितना ये था इतना ही ये कांस्टेंट रहता है। जितना चेंज इनपुट में करेंगे, यानी ये सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज में हमने बढ़ाया, जैसे हम फैक्टर को बढ़ाएंगे तो पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद जो है कांस्टेंट रिटर्न होने लग जाएगा। जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही जो है आउटपुट में भी चेंज आएगा, आउटपुट भी उतना ही बढ़ेगा। इसको हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। फिर आती है उसके बाद में थर्ड स्टेज ऑफ, जो थर्ड स्टेज है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसमें क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में, यानी अगर हमने फैक्टर को बढ़ाते बढ़ाते हम 14% तक ले गए, 10 से हमने 12 किया, 12 किया 14%, अगर हमने अपने फैक्टर्स को इंक्रीज किया, उत्पादन के फैक्टर्स को, तो आउटपुट में जो चेंज है, जो इंक्रीज है, वो उस प्रोपोर्शन में नहीं होता है जिसमें हमने फैक्टर को चेंज किया। यानी कि यहाँ हमने 14% से चेंज किया था, तो जो इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ 13% की का ही हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न। अब हमारा जो रिटर्न है वो घटने लग गया है। ठीक है ना। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, हमने फैक्टर्स को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इससे जो रिटर्न था, यानी कि थर्ड स्टेज में हम आगे, अब हमें इतना बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाके हमारे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न। इसकी वजह क्या है, देखो क्यों हमें डिमिनिशिंग रिटर्न प्राप्त हो रहा है। इसकी जो वजह है, पहला क्या है कि लार्ज साइज ऑफ फर्म, बढ़ाते बढ़ाते जब हम इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज में आगे, कांस्टेंट स्टेज में आगे, उसके बाद भी अगर हम अपने फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हैं तो जो फर्म है, फर्म का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े साइज को मैनेज करना, या बड़े साइज में भी क्या हो जाता है, फिर कई सारी चीज़ों से हमें जो है उसके इकोनॉमीज का फायदा नहीं मिल पाता है। दूसरा,
हम अपने फैक्टर्स को लॉन्ग टर्म में हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें हम क्या क्या इसमें जो है नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो एक ही है। और फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, जैसे आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े शुरू में, लैंड था, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन हो गया या एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है ना। तो हमने सारे फैक्टर्स को, हमने कैपिटल बढ़ा लिया, हमने लेबर बढ़ा लिया, मशीनरी बढ़ा ली, हमने जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा कर लिया, लेकिन हम जो एंटरप्रेन्योर है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो एक ही है। तो उसकी भी एक लिमिट है, यानी बहुत लार्ज साइज का अगर हो जाएगा तो मैनेज होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैनेजरल एफिशिएंसी है, बात करीब करीब एक ही है। मैनेजरल एफिशिएंसी भी बहुत बड़े लार्ज अगर बिजनेस का साइज हो जाएगा तो उसको मैनेज करना, जो डिसीजन मेकिंग है, फोरकास्टिंग है, चीज़ों को मैनेज करना है ना, हैंडल करना है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़े साइज होने की वजह से जो है चैलेंजिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक ही है इसमें। तो इसलिए जो हमें रिटर्न मिलने लग जाते हैं वो थर्ड स्टेज में जा करके डिमिनिशिंग रिटर्न इनको हम कहते हैं। वेरिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल यानी पैमाने की बदलते प्रतिफल, अगर हम इनको एक साथ में बनाएं तो x में फैक्टर x हो गया, y में फैक्टर y हो गया, और ये जो है पैमाना रेखा हो गई OS पैमाना रेखा है। तो अब हम इसमें देखते हैं जितने भी आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं, समुत्पाद वक्र आप देख रहे हैं, पहले में जो है 100 है, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो आप देखिए इसमें, यानी जो 100 का था, ए पॉइंट पे, ए से बी थोड़े से एफर्ट में जो है, यहाँ पे जो संसाधनों का चेंज है सिर्फ इतना है, बी से सी में सिर्फ इतना है, सी से डी में भी बहुत कम है। तो यहाँ पे यानी ए से बी से सी से डी तक ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में हम अपने फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है। यानी कि 100 से 200 में हम थोड़े से उससे पहुंच गए, 200 से 300 में भी आसानी से पहुंच गए, 300 से 400 लेवल में भी जाने में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को हमको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर आप देखिए डी से ई और ई से एफ, ये डी से ई और ई से एफ में ये बीच की दूरी अब आपको जो है बराबर लग रही है, लेकिन ज़्यादा लग रही है इनसे। तो ये कैसा है, कांस्टेंट रिटर्न, यानी कि 12% या जितना परसेंट हमने चेंज किया उत्पादन में, उतना ही परसेंट इसमें भी, फैक्टर में जितना चेंज किया उतना ही उत्पादन में भी हो रहा है। जो थर्ड स्टेज है, यानी कि एफ से लेके जी और जी से एच और एच से आई, ये डिक्रीजिंग रिटर्न है। अब यहाँ देखिए थर्ड स्टेज आपके ऐप से शुरू हो रही है, ऐप में 600 यूनिट्स थे और 700 यूनिट, तो 600 से 700 जाने के लिए हमें इतने ज़्यादा अपने फैक्टर्स को हमने बढ़ाना पड़ रहा है। तो इतना जब हम चेंज कर रहे हैं, जबकि ये शुरू में सिर्फ इतने चेंज से ही क्या हो रहा था, हमने 100 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर दी थी। अब एडिशनल 100 यूनिट्स के लिए, यानी कि 600 से 700 के लेवल में जाने के लिए हमें इतने ज़्यादा जो है अपने फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हो अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लग गया है, फिर यहाँ से ये और ज़्यादा दूर हो रहा है, ये फिर और ज़्यादा दूर हो रहा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज हो जाएगी, थर्ड वाली। ठीक, तो इस तरह से हम इनका कंबाइंड जो है एक साथ में इनको बना सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।